बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 छोटा सा चैप्टर है। बेसिकली ये फोकस करता है कि पेशेंट के बेटर आउटकम्स के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसिंग फिजिशियन होना चाहिए जो कि फिर अच्छे से काउंसल करे। फिर हमारे पास कुछ साइंटिफिक डेटा से इसको बैक करते हैं। पहले सबसे वो कहते हैं कि सारे फिजिशियंस डू नॉट प्रैक्टिस हेल्दी बिहेवियर। ये उन्होंने 2009 के कैलिफोर्निया का एक सर्वे हुआ था, उससे पता चला था कि सारे बुरे वाले इंडिकेटर्स जैसे स्ट्रेस है 53%, फिजिकल इनएक्टिविटी 35%, लैक ऑफ स्लीप 34 में, 27 अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, सेडेटिव्स 13 को लेने पड़ जाते हैं, 7 डिप्रेशन में चले गए और 4% जो है मैरिजुआना की तरफ चले जाते हैं। ये कैलिफोर्निया का एक सर्वे था 2009 का। फिर एक सर्वे हुआ 2012 का जिसने बताया कि 53 जो खुद फिजिशियन है वो ओबीस हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास कनेडियन 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स का सर्वे है। उसमें उन्होंने बताया वो फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में था, कनाडा वाला। उन्होंने कहा कि 36% जो है फिज़िकल एक्टिविटी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, दे डोंट मीट द गाइडलाइंस। 2013 का एक आर्टिकल है, वो कहता है कि ओवर वेट जो रेजिडेंट होते हैं ना वो अंडर एक्नॉलेज करते हैं देयर वेट स्टेटस, और जैसे जैसे उनके ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग बढ़ते हैं ना वो और ज़्यादा मतलब अनअवेयर हो जाते हैं अपने वेट इश्यूज़ के बारे में। ये हो गया उन फिजिशियंस के बारे में जो बिल्कुल भी अपने हेल्थ बिहेवियर्स फॉलो नहीं करते सही, मतलब अपनी उनकी लाइफ में ही कोई लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन वाला को सोचने की तरफ आते नहीं और सारे उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बताती। अगली दो जो स्टडीज़ हैं ना वो अच्छे हेल्दी वाले डॉक्टर्स का बताते हैं। वो कहते हैं कि जो हेल्दी डॉक्टर्स अपनी लाइफ जी रहे होते हैं ना वो आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट अनहेल्दी डॉक्टर्स के, डॉक्टर्स को चेंज भी करना चाहिए। उसके भी दो अलग अलग स्टडीज़ हैं। 2000 में स्टडी हुई थी, वो स्टडी कहती थी कि मेन मोर्टालिटी इन फिजिशियंस इज़ बेटर दैन द सेम रेस प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स। मतलब बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फिजिशियंस हैं दे लिव लॉन्गर इस पर्टिकुलर स्टडी के हिसाब से। 2015 की एक स्टडी थी, वो बताती है कि जो फिजिशियंस और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना वो ज़्यादा इंगेज करते हैं फिज़िकल एक्टिविटी में दैन यूएस एडल्ट पॉपुलेशन। तो ये दोनों स्टडीज़ जो हैं वो ऊपर वाली स्टडीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। बेसिकली वो एक तरह से मिरर के दोनों रुख दिखाने की कोशिश करें कि पॉजिटिव भी कुछ डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर कहीं एक अलग जगह पे रिसर्च होगी उसने कोई पॉजिटिव दिए, और ऊपर इतनी सारी 4-5 हैं जो नेगेटिव बताती हैं कि फिजिशियंस बिल्कुल भी चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे। आगे बात हो रही है कि फिजिशियंस पर्सनल हेल्थ एंड एटीट्यूड जो है वो इम्पैक्ट करेगा पेशेंट केयर, ज़ाहिरी बात है। ये 2009 की जो जेम्स रिपी की बुक है ना उसमें एरिका फ्रैंक कहती हैं कि प्रोवाइडर नीड्स टू फोकस ऑन देयर ओन हेल्थ। हेल्दी डॉक्टर होएगा तो हेल्दी पेशेंट होगा ऑब्वियसली। फिर इसके अंदर हमें एक बड़ा मेटा एनालिसिस है 24 स्टडीज़ का। 24 में से 19 आउट ऑफ 24 स्टडीज़ ये कहती हैं कि हाई कोरिलेशन है बिटवीन फिजिशियंस फिजिकल एक्टिविटी एंड काउंसलिंग फ्रीक्वेंसी अबाउट फिजिकल एक्टिविटी। मतलब कि 19 आउट ऑफ 24 में है कि जो फिजिशियंस खुद एक्टिव होंगे वही काउंसलिंग करेंगे। नेक्स्ट एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी आ जाती है इंटर्निस्ट फिजिशियंस के, इंटर्नीज जो होते हैं उनके बारे में। तो वो कहती है कि फिजिशियंस पर्सनल हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रैक्टिस प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस अगर वो खुद कर रहा है तो उसका इफेक्ट होएगा कि स्ट्रांगली पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद बेटर काउंसलिंग। इसी के दो उन्होंने आगे पार्ट्स थे कि यही जो इंटर्न्स हैं मेल डॉक्टर जो नहीं स्मोक करते या अल्कोहल, सीट बेल्ट, फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेशन अच्छे से फॉलो करते हैं तो वो इन तमाम चीज़ों की बड़ी अच्छी काउंसलिंग कर देते हैं, एक्सेप्ट अल्कोहल। उन्होंने खैर मेंशन किया हुआ था कि इवन दो वो इन सब चीज़ों को खुद अच्छे से फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अच्छी काउंसलिंग कर देते हैं, पर एक्सेप्ट अल्कोहल था। फीमेल डॉक्टर्स की वहाँ पे है कि जो फीमेल डॉक्टर्स फिज़िकल एक्टिविटी की अच्छी हैबिट्स उनमें हैं तो वो अच्छा काउंसल करती हैं फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में, और साथ वो अल्कोहल के बारे में भी अच्छा काउंसल करती हैं। ये जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं इंटर्न्स की, उसकी आगे उन्होंने मज़ीद उसको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद छोटी छोटी और डिफरेंट स्टडीज़ हैं जिसका बेसिकली रिज़ल्ट यही है कि बेटर काउंसलिंग होगी। कब कब? जब डॉक्टर जो खुद एक्सरसाइज करते वो अच्छी काउंसिल करेगा, जो डॉक्टर खुद अपनी पूरे हैबिट्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है वो अच्छी काउंसलिंग करेगा, जिसके पास अच्छे रिसोर्सेज जैसे टूल्स वगैरह होते हैं ना, ऑनलाइन चीज़ें वो हैं, स्पेशली वेट लॉस के लिए जितने अच्छे टूल्स होंगे उतनी अच्छी काउंसलिंग होगी। जो डॉक्टर खुद नॉन स्मोकर है वही ज़ाहिरी बात है स्मोकिंग सेसेशन की बात करेगा, बेटर काउंसलिंग करेगा। नेक्स्ट हमारे पास 2014 की एक स्टडी है, वो कहती है कि नॉर्मल बीएमआई वाले जो डॉक्टर होते हैं ना
वो ज़ाहिरी बात है, खुद कौन अपना BMI नॉर्मल होगा तभी तो वो दूसरे को कॉन्फिडेंटली काउंसिल कर सकेंगे ना फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट वो कहते हैं कि परसेप्शन ऑफ अ पेशेंट्स वेट एज एबनॉर्मल, या अगर किसी डॉक्टर ने मतलब डायग्नोसिस करना हो ओबेसिटी का या ओबेसिटी के बारे में कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी हो, तो वो तभी होती है जब पेशेंट का वज़न डॉक्टर से ज़्यादा हो। मतलब अगर डॉक्टर खुद मोटा है तो आगे जो बंदा बैठा है चाहे वो मोटा हो, पेशेंट का डायग्नोसिस भी नहीं वो बनाएगा और कन्वर्सेशन भी स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ज़्यादा मोटा है ना, तो वो मतलब उस तरफ वो आएगा नहीं। ऊपर वाली स्टडी के साथ भी कोरिलेट कर दिया, इसके पास शायद कॉन्फिडेंस नहीं होगा या वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा इस बात को। ये तमाम स्टडीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग पर्सनल हेल्थ, तो वो हेल्थ बिहेवियर को काउंसिल ज़रूर करेंगे। जो फीमेल्स खुद अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है ना, कम से कम साल में एक दफ़ा तो ज़रूर करेंगी। उसके बाद जो डॉक्टर्स कम फ़ैट खाएंगी वही बेटर कोलेस्ट्रॉल की काउंसलिंग करेंगी। जो खुद फ्रूट्स और वेजीज़ ले रही हैं वही जो हैं वो काउंसलिंग न्यूट्रिशनल करेंगी। वेजिटेरियन डाइट जिनकी है वही वेट लॉस और न्यूट्रिशन की बात करेंगी। जिनकी पुअर डॉक्टर्स हैं जिनकी पुअर हेल्थ हैबिट्स हैं वो उनकी काउंसलिंग पे इफ़ेक्ट होगा। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट था अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स, जिसका नाम है फिजिशियंस हेल्थ एंड वेलनेस। वो कहते हैं डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेंटेन देयर हेल्थ एंड वेलनेस फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकल केयर प्रोवाइडेड। आगे बात आ जाती है बर्नआउट्स की। बर्नआउट्स क्या है, ये एक सिंड्रोम है, हाई इमोशनल एग्जॉशन, हाई डीपर्सनलाइजेशन, लो सेंस ऑफ पर्सनल अकम्पलिशमेंट फ्रॉम वर्क, जिससे क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सब ऑप्टिमल पेशेंट केयर हो जाती है बर्नआउट की वजह से, और फिजिशियंस बड़े हाई रिस्क में। 2019 की एक कंसेंसस स्टडी रिपोर्ट है बाय नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन नैम। वो कहती है कि 35 to 45 US नर्सेज और फिजिशियन में ये है सब्सटैंशियल बर्नआउट, और मेडिकल स्टूडेंट्स में 45 to 60। और सजेस्ट क्या उन्होंने किया कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फोकस स्ट्रैटेजीज बनाएं, ठीक है, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड फोकस स्ट्रैटेजीज हों जो फिजिशियन बर्नआउट को केटर करें। अच्छा, अब स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं अगर हमने इनकॉर्पोरेट करना है वेलनेस प्रोग्राम्स। अब हेल्थ प्रोवाइडर ने उसने कहा अच्छा जी अब मैं खुद भी अच्छे से वो अगर चीज़ें कर रहा है तो उसने इनकॉर्पोरेट करना क्या करें। सबसे पहले हमने अश्योर करना है कि हमारे प्रोवाइडर को एक्सेस है हेल्थ फैसिलिटीज़ की इनसाइड और आउटसाइड ऑफिस। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे डिस्काउंट्स वगैरह हों, रिसोर्सेज मतलब कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करो, पता हो कि उसकी एक्सेस है हेल्दी चीज़ों की तरफ। फिर हमने इम्प्लीमेंट करना है वेलनेस कल्चर अपने ऑफिस में ही। हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी ब्रेक्स उसके ऑफिस में चलें, उसका हेल्दी फूड प्रोवाइड हो। ओनली प्रमोट हेल्दी फूड, जैसे क्या क्या कर सकता है अपने ऑफिस के अंदर, सिर्फ अपने ऑफिस में प्रमोट करें हेल्दी फूड इनसाइड एंड आउटसाइड। इंस्टॉल करें वर्किंग स्टेशंस, ट्रेडमिल्स, डेस्क, इन्वॉल्व करें टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैकिंग, पीडोमीटर्स वगैरह, इंगेज करें अपने कोलीग्स को इन हेल्दी चैलेंजेस एंड कॉम्पिटिशन्स। और अलाउ करें, नेक्स्ट चीज़ है कि अलाउ प्रोवाइडर्स टू टेक पार्ट इन हेल्दी इवेंट्स जैसे वॉक विद द डॉग वगैरह। सेट एग्जाम्पल्स, सपोर्ट एंड इनकॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स इन ऑफिस। नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल रेडीनेस असेसमेंट एंड एक्शन प्लान फॉर प्रोवाइडर्स। एक प्रोवाइडर हो गया जी मैंने करना है कुछ चेंज हेल्थ में, सबसे पहले अपना एरिया पकड़े किस पे फोकस करना है, फिर अपनी ट्रांसोरेटिकल थ्योरी को यूज़ करें, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंस उसका असेस करें, एक्शन प्लान उसका स्मार्ट दें, पर्सनलाइज करें उसको, मॉनिटरिंग लॉग्स वगैरह दें, कोई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, मीटिंग्स अपनी टाइमली करें, ठीक है, सिस्टम्स को इन्वॉल्व करें, सपोर्ट सिस्टम्स को साथ, फॉलो अप एक इस्टेब्लिश इंटरवल्स पे रखें, जब वो आए तो उसको रीअसेस करें, प्रोग्रेस देखें, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंस, सेलिब्रेट सक्सेस, बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए ब्रेनस्टॉर्म करें। इसकी डिटेल्स आपको लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएंगी, वो आप उधर भी देख सकते हैं मज़ीद एक्शन प्लान के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट जो है इफ़ेक्टिव वेज टू एडवोकेट LM विद पेशेंट्स। एडवोकेसी की बात हो रही है, ठीक है, पेशेंट्स, फैमिली, पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर्स, मोबिलाइज पेशेंट एंड कम्युनिटी लेवल फॉर चेंजेस। इसमें एडवोकेसी भी कहता है आप अपने लोकल, स्टेट या फेडरल लेवल पे एडवोकेट करें। एडवोकेट मतलब है टू डिफेंड, प्रमोट एंड प्रोटेक्टिंग बाय इन्फ्लुएंसिंग, डिबेटिंग, इंटरैक्टिंग, ये हम एडवोकेट करें, ठीक है। आइडेंटिफाई करें टारगेट्स एंड हाउ कैन कम्युनिटी एड्रेस टू दैम।
कम्युनिटी के साथ पहले टारगेट कर लिया, फिर देखा कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कम्युनिटी लोकल पार्टनर्स को साथ लें, अपने गोल्स बनाए एडवोकेसी स्किल के कि आपने कैपेसिटी बनानी है, आपने एक पूरा प्रोसेस लेके चलना है, आपने अपने ऑब्स्टिकल्स को एड्रेस करना है, आपने टूल्स लेके आना है, रिसोर्सेज को एक्सेसिबल बनाना है और ओवरऑल एक एक्शन प्लान बनाना है। कोई भी आप किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन उसको एडवोकेट जिसको भी करना है उसके लिए आपका पूरी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रोवाइडर ने क्या करना है, प्रोवाइडर ने क्रेडिबिलिटी टू एडवोकेटेड चेंज के जो भी जिस भी चेंज के ऊपर बात हो रही है वो उसको क्रेडिबिलिटी दे के हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। प्रिवेंटिव मेजर्स और सॉल्यूशंस की तरफ को आइडेंटिफाई करें, कोई पेशेंट्स की अच्छी कोई कहते हैं सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह उनको पर्सनलाइज करके उनके बारे में बात करें, अपनी खुद की क्लिनिक में वो चेंजेस लेके आए जिसको वो एडवोकेट कर रहा है, इंगेज करे, कम्युनिकेट विद करे कम्युनिटी के साथ, उनका कनेक्ट करें, अपनी वॉइस को पावरफुल इन्फ्लुएंसर बनाए पॉलिसी मेकर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, क्रिएट करे स्पेसिफिक रीजनेबल स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर इन्वॉल्वमेंट इन एडवोकेसी। उसके बाद क्या वेज़ हैं जिससे वो स्टार्ट कर सकता है अपनी एडवोकेसी, बी अ रिसोर्स योर सेल्फ, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सेट एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे, नेटवर्किंग जो हमारी है इस तरह से, ऑफर एक्सपर्टीज टू गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी बॉडीज़, रीच आउट बाय अदर कॉन्टैक्ट्स, होस्ट करें इवेंट, स्पीक विद मीडिया। ठीक है, ये सब प्रोवाइडर कर सकता है या उसकी टीम कर सकती है। एडवोकेसी की चेक लिस्ट क्या है, आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, डिज़ायर सोल्यूशंस लेके आने हैं, कंसिडर करना है जनरल ट्रेंड्स, क्या इफ़ेक्ट है एडवोकेसी की ऑन देम, लॉन्ग टर्म होने चाहिए, शॉर्ट टर्म भी होने चाहिए आपकी जो भी सोल्यूशंस हैं। उसके बाद आपने कंसिडर करना है व्हाट द कम्युनिटी सपोर्ट्स, व्हाई शुड द कम्युनिटी, उनको कम्युनिटी को क्या फ़ायदा, इसको कंसिडर करें द इनिशिएटिव, अपने गोल्स को रियलिस्टिक बनाएं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स हम कर सकते हैं एक्सेस टू हेल्दी फूड, इसको हम एडवोकेट करें तो कम्युनिटी को फ़ायदा है, इसकी हम एक पूरा गोल बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स की फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए, इस सब को हम एडवोकेट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मेन हेडिंग ये थी आपकी मोबिलाइज फिजिशियन फॉर कम्युनिटी लेवल चेंजेस, उसमें एडवोकेसी की ही मेन बात हो रही थी। अगले 2 पॉइंट्स थे वो अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस थी कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को तो पहले आइडेंटिफाई करें और उनके साथ अपने कनेक्शंस बनाएं, जनरल ट्रेंड्स देखें, लोगों के माइंडसेट देखें आपको सपोर्ट कौन करेगा, आपको अपोज कौन करेगा, और कंसिडर कि कितनी अप आइडियल टाइम कौन सा है, किस वक्त हमें बात करनी चाहिए, मतलब होता है ना जब लोहा गर्म हो तभी आपको करना चाहिए, तो वो वाला अंडरस्टैंड द ऑडियंस वाली बात है। डिफाइन स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स एंड टाइमलाइन, हाउ टू ब्रिंग अबाउट चेंज, कौन से पॉलिटिकल एरिना में काम करना चाहिए, किस से बात करनी चाहिए, एज अ ग्रुप बात करनी चाहिए या अलग बात करनी चाहिए, किससे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, रिसर्च करें लॉ क्या कहता है, कोई और हमें स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, रेजिस्टेंस को ओवरकम किस तरह से करना है, ये सब स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स और टाइमलाइन में आता है। फिर हमने अपने आउटकम्स को इवैल्यूएट क्या करना है, ये लास्ट उसका था। तो उसमें था कि आइडेंटिफाई ट्रैकिंग मैट्रिक्स गोल्स प्री डिटर्मन सक्सेसफुल इंटरवेंशंस, मतलब अपना एक गोल रखें और पहले देखें कि हाइपोथेसिस हो आपके पास कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, फिर एंड पे आप उसको मैच कर लें। कुछ एग्जांपल्स हैं एलएम की एडवोकेसी के, मैं बहुत स्लो चली हूँ पर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने वाला है, छोटा सा ही चैप्टर है। ये जो एलएम की एडवोकेसी है वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ने किया है जिनमें ब्लू जोन है, रॉबर्ट वुड है, रॉबर्ट वुड जॉनसन की फाउंडेशन है, ये चैप्टर नंबर 3 में हमने इसके बारे में पढ़ा है। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ हेल्थ इनका है, ऑर्निश का हमें पता ही है, प्लान फॉर हेल्थ है, प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक स्पेसेस है, अर्बन लैंड इंस्टीट्यूट है, मेन स्ट्रीट अमेरिकन है, क्रिएटिव प्लेस मेकर है और नेशनल कंप्लीट स्ट्रीट है। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास ब्लू जोन जो है वो और इम्प्लीमेंट हुआ है अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। उसके अलावा भी इन्होंने 5 जियोग्राफिक लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं वे पीपल लिव लॉन्गेस्ट। ठीक है, उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग लॉन्गेस्ट रह रहे हैं ना उनमें 9 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, सेंस ऑफ पर्पस, प्लांट बेस्ड डाइट, और जब वो 80% फुल होते हैं दे स्टॉप ईटिंग, वो रिलैक्स करते हैं, फैमिली फर्स्ट करते हैं, फाइंड राइट ट्राइब टू इंगेज, और उनके ज़िंदगी में बिलोंग टू समथिंग ग्रेटर देन वन सेल्फ होता है। और उसके बाद एक डाउन शिफ्ट का भी लफ्ज़ लिखा हुआ था। नेक्स्ट जो है ये भी उनके कैरेक्टरिस्टिक में डाउन शिफ्ट लिखा था इनका, और ये भी है कि ये कम्युनिटी लेड कलेबोरेशन अमंग कम्युनिटी लीडर्स होती है, मतलब कम्युनिटी कलेबोरेशन होती है, लीडर्स आते हैं, एजुकेशनिस्ट आते हैं, हेल्थ प्रोवाइडर, पब्लिक सर्विस ऑफिसर और कम्युनिटी के सब मिल के इसके अंदर काम करते हैं जो ब्लू जोन प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास रॉबर्ट वुड जॉनसन की फाउंडेशन है, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ हेल्थ।
ये कम्युनिटी अक्रॉस यूएस जो है वो हेल्थ जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं, कम्युनिटी लीडर्स वगैरह वो आते हैं, मेडिकल प्रोवाइडर और साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं, अपना शोकेस करते हैं कि हेल्दी इनिशिएटिव्स क्या लिए कम्युनिटी लीडर्स ने, इस तरह की बात है। फिर डीन ऑर्निश जो हैं वो प्लांट बेस्ड कार्डिक रिहैब के उनके प्रोग्राम्स हैं, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद प्लान फॉर हेल्थ इनिशिएटिव है, अच्छा सॉरी, ये ऊपर रॉबर्ट वुड के अंदर हेल्दी इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव्स है जो स्पेलिंग टाइप हुआ एरर। अच्छा नेक्स्ट प्लांट बेस्ड हेल्थ इनिशिएटिव जो है वो स्ट्राइव टू बिल्ड लोकल स्पेसेस, ऐसी लोकल स्पेसेस बनाने के लिए वो काम करते हैं जिससे हेल्थ इम्प्रूव हो, ठीक है। स्पेसेस, प्लान फॉर हेल्थ स्पेसेस, हेल्दी स्पेसेस बनाने की बात है। फिर आगे प्लान फॉर पब्लिक स्पेस, ये भी एक न्यूयॉर्क की एनजीओ है और ये एक यूनिवर्सिटी काइसर परमानेंट शायद इसके साथ टीम हुई है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन सपोर्टिंग कनेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड प्लेस। तो बेसिकली देखें हेल्थ प्लेस स्पेस वाला भी इसमें तो जगह का याद रहेगा कि इट्स समथिंग अबाउट हेल्थ एंड प्लेस, और प्लान फॉर हेल्थ में भी प्लानिंग एक हेल्दी स्पेस के बारे में। नेक्स्ट अर्बन लैंड इंस्टीट्यूट भी एक एडवोकेसी की एग्जाम्पल में है। नेटवर्क और रियल स्टेट एंड लैंड यूजर्स इंगेजिंग, ये भी लैंड की दोबारा बात आ गई, इंगेजिंग इन कम्युनिटी एरिया डिज़ाइनिंग एमिंग एट इम्प्रूविंग हेल्थ। तो ये अर्बन लैंड, प्लान फॉर पब्लिक स्पेस, प्लान फॉर हेल्थ इनिशिएटिव, तीनों जो हैं वो स्पेस हेल्दी स्पेसिस की तरफ है। मेन स्ट्रीट अमेरिकन, ये क्या कहते हैं, रिवाइटलाइजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, ये भी कम्युनिटी बाय वर्किंग, इनके 4 एरियाज़ में उन्होंने कहा काम करना है। इन 4 एरियाज़ को ये 4 पॉइंट्स कहते हैं मेन स्ट्रीट वाले। वो क्या, इकोनॉमी, वाइटैलिटी, डिज़ाइन, प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनके ये 4 पॉइंट्स हैं मेन स्ट्रीट वालों के। फिर आगे क्रिएटिव प्लेस मेकिंग है, ये नेशनल इंडोवमेंट ऑफ आर्ट्स, ये फोकस करते हैं क्रिएटिव प्लेस मेकिंग, मतलब आपकी जो भी जगह है उसमें आर्ट को इनकॉर्पोरेट करें, ये भी एक तरह से स्पेस के बारे में आगे, जगह के बारे में आगे। नेशनल कंप्लीट स्ट्रीट कोएलिशन जो है इंटीग्रेटिंग पीपल एंड प्लेसेस इन डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग, ये भी स्ट्रीट्स जगह है, ऐसी स्ट्रीट्स बनाएं विच इज़ सेफ फॉर ऑल, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। अल्हम्दुलिल्लाह इसके मैंने पूरा जो है चैप्टर आपको नोट्स का सब चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। बाकी चैप्टर्स ज़रा लंबे होते हैं तो उसके मेन पॉइंट्स ही बताए जाते हैं, बाकी आप इसका PDF भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।